Good morning to all of you. Welcome again in my chemistry class. Today we are going to solve some sample papers for class 11th chemistry. Okay, dear student, आज हम बात करेंगे कुछ सैंपल पेपर्स की क्लास 11th के लिए टर्म सेकंड से रिलेटेड। देखते हैं, ये हमारे पास एक सैंपल पेपर है, उसका क्वेश्चन नंबर 1, that is the value of Kc for the reaction 2A converted into B plus C is this. That means आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है और रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है 2A कन्वर्ट हो रहा है वो किसके अंदर भाई, B और C के अंदर। और इस रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, दैट्स वैल्यू ऑफ Kc इज 2 into 10 की पावर -3। अब हमने इस कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट को डाल दिया A और वो कन्वर्ट होने लग गया B और C में, और हमने किसी भी टाइम पर चेक किया, किसी भी टाइम पर 2 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद किसी भी टाइम पे चेक किया तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि इस कंटेनर के अंदर जो A यहाँ से अवेलेबल होगा, A की जो कंसंट्रेशन उस समय पर यहाँ पर होगी वो A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन, C का कंसंट्रेशन वो सब बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है ना। और कितनी है सभी की कंसंट्रेशन, तो A की कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम जो है वो 3 into 10 की पावर -4, B का कंसंट्रेशन भी सेम, C का कंसंट्रेशन भी सेम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस समय जिस टाइम पर हमने चेक किया उस टाइम पर आपको बताना है कि इस कंटेनर के अंदर ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में हो रही होगी। इट मीन्स यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी होंगी कि हमने कंटेनर में A रिएक्टेंट को डाला, वो B और C में कन्वर्ट हुआ यहाँ पे। अब आपके पास में 3 पॉसिबिलिटी ये है कि जिस भी टाइम पर तुमने यहाँ इस कंटेनर में इनका कंपोजिशन चेक किया तो हो सकता है कि उस समय इक्विलिब्रियम अटेन हो गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही हो, या फिर उस समय ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही हो। तो उस समय जिस समय यहाँ A का कंसंट्रेशन इतना, इतना ही B का और इतना ही C का कंसंट्रेशन इतना इतना होगा, तो उस समय बताना है हमें कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में हो रही होगी। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं किसके द्वारा, तो किसी भी टाइम पर आपको रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकालना होता है, हमें किसी भी टाइम पर उसका इक्विलिब्रियम क्वोशेंट निकालना होता है। तो हम यहाँ Kc नहीं निकालेंगे, हम उस टाइम पर जो भी टाइम तुम्हें दिया हुआ है उस टाइम पर हम उसका क्या निकालेंगे, Qc निकालेंगे। Qc कैसे निकालते हैं, तो सेम वैसे ही जो भी टाइम तुम्हारे पास में है उस टाइम के ऊपर जो प्रोडक्ट्स यहाँ से बने हैं उन प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट जो है उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ रिएक्टेंट जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स 2 है ना, तो पावर 2 हो जाएगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे, Qc निकालेंगे। तो जिस भी टाइम के ऊपर हमारे पास कंसंट्रेशन है उस समय उसका हम इक्विलिब्रियम क्वोशेंट निकालेंगे Qc। तो B का कंसंट्रेशन, तो B का जो कंसंट्रेशन है और C का कंसंट्रेशन वो सब इक्वल है, तो B का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 3 into 10 की पावर -4, C का कंसंट्रेशन भी उतना है 3 into 10 की पावर -4, डिवाइड किससे करना है, A की कंसंट्रेशन और उसके स्क्वायर से, ठीक है ना। तो A का कंसंट्रेशन कितना है, 3 into 10 की पावर -4, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखिएगा Qc कितना आ जाएगा, Qc इक्वल टू, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली हमें ये 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 3 into 10 की पावर -4 इंटू 3 into 10 की पावर -4 ये ऊपर होगा, और नीचे भी हम क्या लिखेंगे, 3 into 10 की पावर -4 इंटू 3 into 10 की पावर -4 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा निकल करके, तो जो भी टाइम आपको दिया गया था या जिस टाइम पर आपने इसका कंपोजिशन चेक किया तो उस टाइम के ऊपर इसका जो इक्विलिब्रियम क्वोशेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, उसकी वैल्यू आ गई है 1, तो इसका जो Qc है उसकी वैल्यू 1 आ गई। और अगर यहाँ इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है Kc उसका वैल्यू दिया हुआ है वो है आपके पास में कितना, 2 into 10 की पावर -3, इसका मतलब 0.002 Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये है, और उसका जो Qc है वो Qc ये है।
अब आपको बताना है कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है क्यूसी, अगर वो केसी के बराबर ही आती तो हम कह सकते थे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, लेकिन इक्वल नहीं आई है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो अटेन नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, तो बेटा अब रिएक्शन आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही होगी या फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही होगी, लेकिन पता नहीं कौन से डायरेक्शन में हो रही होगी। तो अब हमें ये प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि इस कंडीशन या इस टाइम के ऊपर हमारी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो उसके लिए हमें याद रखना होगा, उसके लिए हमें क्या याद रखना होगा उसके लिए देखिएगा, या तो जो QC है वो हमारा KC जो है वो QC से ज़्यादा होगा, या फिर हमारा जो QC है KC है वो QC से कम होगा। अब देखिएगा हमेशा होना क्या होता है, हमेशा होना ये होता है कि इक्विलिब्रियम अटेन होना होता है, इक्विलिब्रियम अटेन होना होता है। इक्विलिब्रियम अटेन कैसे होगा, तो देखिएगा अगर QC की वैल्यू ज़्यादा है तो उसे KC के बराबर आना होता है, तभी जाकर के यहाँ इक्विलिब्रियम अटेन होगा, ठीक है। और अगर QC की वैल्यू कम है तो भी उसे KC के बराबर होना होता है। अब QC की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ देखिएगा यहाँ किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर QC 1 है और KC कम है, तो यहाँ पर जो कंडीशन लगी है वो कंडीशन ये लगी है आपकी कि जो KC है वो कम है और QC ज़्यादा है। दैट्स राइट। तो QC को KC के बराबर होना होता है, बराबर होना होता है इसका मतलब कि उस KC की वैल्यू 0.002 है और QC हमारा 1 आया है, तो इसकी वैल्यू को इसके बराबर होना होता है। इसका मतलब QC की वैल्यू को कम करना है जिससे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। अब QC की वैल्यू को कम करना है, अब QC की वैल्यू कम कैसे होगी, तो देखिएगा QC की वैल्यू को कम करना है, कम कैसे होगी, कम करने के लिए ऊपर वाली जो वैल्यूज है उनको हमें बढ़ाना होगा और नीचे वाली वैल्यू को कम करना होगा। इसका मतलब A को हमें रिड्यूस करना है और B और C को हमें इंक्रीज करना है। तो बताइए ऐसा काम फॉरवर्ड रिएक्शन से होगा या बैकवर्ड रिएक्शन से होगा, तो उस रिएक्शन का रेट बढ़ेगा या फिर रिएक्शन उस डायरेक्शन में हो रही होगी जिधर आपका ऐसा हो रहा होगा, जिधर B और C इंक्रीज होंगे। और B और C किससे इंक्रीज होंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन से इंक्रीज होंगे B और C, और A का कंसंट्रेशन फॉरवर्ड से रिड्यूस होगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आप सीधा सीधा से ऐसे याद रख सकते हैं, सीधा हम इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि अगर हमारा जो QC है अगर वो ज़्यादा है और KC कम है तो इसको इसके इक्वल होना होता है, इसके इक्वल होना होता है तो हमें QC को कम करना होता है, QC को कम करना होता है तो इस समय रिएक्शन जो है वो कौन से डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। और अगर जो उल्टा हो रहा हो तो समझ जाइएगा कि इस समय रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर दोनों बराबर आ जाए तो समझ जाइएगा इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कहता है Be बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव कलर टू फ्लेम। तो यहाँ पर आपको कलर टेस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। कलर टेस्ट कहाँ पर होता है, कौन शो करते हैं, तो ऐसा हमने पढ़ा हुआ है जर्नली, ये जो हमारे S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये वाले तो जो होते हैं इनको जब हम किसी भी फ्लेम में ले जा करके गर्म करते हैं तो फ्लेम में ले जा करके गर्म करने पर क्या करते हैं बेटा, ये फ्लेम को एक स्पेसिफिक कलर डिनोट करते हैं जिससे हम इनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब क्यों इनको फ्लेम में ले जाने पर कलर जो है वो गेन होता है, तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जैसे ही इन एटम को फ्लेम में ले जा करके गर्म करोगे तो उससे क्या होते हैं, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड होकर के और हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और जब यही इलेक्ट्रॉन वापस लौट करके आते हैं अपनी ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी का एमिशन करते हैं और उस एमिटेड एनर्जी के कारण फ्लेम का कलर जो है वो गेन हो जाता है। तो फर्स्ट ग्रुप में भी ऐसा होता है, सेकंड ग्रुप में भी ऐसा होता है, लेकिन सेकंड ग्रुप के अंदर दो एक्सेप्शन है, वो है बेरिलियम और मैग्नीशियम। ये दोनों के दोनों फ्लेम टेस्ट जो होता है वो नहीं देते हैं। अब क्वेश्चन यही है कि इन दोनों में फ्लेम टेस्ट क्यों नहीं होता, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है ना ये दोनों के दोनों फ्लेम को कलर नहीं देते हैं, क्यों। तो उसका जो आंसर तुम्हें लिखना है वो आंसर लिखना है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों का साइज छोटा होता है, और साइज छोटा होने के कारण इसका मतलब सीधा सा हो गया है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, और स्ट्रांगली हेल्ड होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इजीली एक्साइटेड नहीं हो सकते, और इजीली एक्साइट नहीं हो सकते
इजीली का मतलब हो गया कि अगर उसको आप फ्लेम में गर्म करोगे तो फ्लेम से इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कि जिससे वो इलेक्ट्रॉन क्या हो पाए, एक्साइट हो पाए, और एक्साइट नहीं होगा तो वापस ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा, नहीं आएगा तो एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा। इसलिए बी और मैग्नीशियम जो होते हैं वो फ्लेम टेस्ट शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, that is explain the following. Number 1 is solubility product. अब इस solubility product क्या होता है, तो देखिएगा जो सॉल्ट होते हैं उन सॉल्ट को अगर हम वाटर में डालें और वाटर में डालें तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास में होती है। तीन पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि सॉल्ट को जैसे वाटर में डालेंगे ये सॉल्ट वाटर में जाकर के डिजोल्व हो जाए, इसका मतलब ये सॉल्यूबल हो वाटर में। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि ये बिल्कुल ही सॉल्यूबल नहीं हो, इसका मतलब ये कैसा हो, इनसॉल्यूबल हो। और एक तीसरे टाइप की पॉसिबिलिटी और भी है कि सॉल्ट को हम वाटर में डालें लेकिन वो कैसा हो, थोड़ा सा डिजोल्व हो, स्प्रिंगली सॉल्यूबल हो या पार्शियली सॉल्यूबल हो, स्प्रिंगली सॉल्यूबल हो। तो ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट जो होता है ये वाला, जिसको हम KSP से डिनोट करते हैं, ये जर्नली जो स्प्रिंगली या पार्शियली सॉल्युबल जो सॉल्ट होते हैं ना उनके लिए कैलकुलेट किया जाता है। पार्शियली सॉल्युबल जो सॉल्ट होते हैं उनके लिए कैलकुलेट किया जाता है। अब साइंटिस्ट क्या कहते हैं सुनिएगा, वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास में कोई स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो उसको जैसे ही तुम पानी में डालोगे, सपोज करो हमारे पास PbCl2 है तो ये वाटर के अंदर बहुत कम सॉल्युबल होता है, इसको जैसे ही पानी में डालेंगे, पानी में डालते ही क्या होगा, आपने बहुत सारा ये PbCl2 लिया है लेड क्लोराइड, इसको जैसे ही पानी में डालेंगे तो थोड़ा सा ये डिसोसिएट हो जाएगा, इसका मतलब थोड़ा सा ये आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी का अनआयोनाइज रहेगा, इसका मतलब जैसे ही इसको हम पानी में डालेंगे, पानी में डालते ही यहाँ इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, और किसके बिटवीन इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, उसकी डिसॉल्व, इट मीन जो सॉल्युबल जो अमाउंट है वो और उसकी जो अनसॉल्युबल अमाउंट होती है वो, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। अब अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है तो फिर हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, वो कहता है कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जिसको हम के लिख देंगे या KC या के के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, वो किस किस के बराबर होता है, एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो Pb पॉजिटिव 2 की कंसंट्रेशन लिखेंगे, उसके अलावा क्लोराइड जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे और पावर कितना करेंगे 2, और अपॉन क्या करना पड़ेगा हमें, नीचे लिखेंगे रिएक्टेंट में कौन है, PbCl2 जो कि सॉलिड होगा उसका कंसंट्रेशन। और अब हमें पता है कि यहाँ से PbCl2 को जब हमने डिसॉल्व किया है तो PbCl2 जो है वो यहाँ पे बहुत थोड़ी सी अमाउंट में प्रेजेंट है, और थोड़ी सी PbCl2 को जब हमने यहाँ पे पानी में डाला है तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी है, और थोड़ी सॉल्युबिलिटी है इसलिए इसका बहुत थोड़ा सा अमाउंट ही वाटर में डिसॉल्व होगा, इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट इसका एज इट इज सॉलिड के फॉर्म में ही रहेगा। इसका मतलब अगर तुमने जाल जितना भी ये यहाँ डाला है तो उसमें से थोड़ा सा आयोनाइज हुआ, मैक्सिमम एज इट इज ही है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जब ये एज इट इज ही रहेगा ना, इसका मतलब ये जो वैल्यू है PbCl2 की ये कांस्टेंट रहेगी, और कांस्टेंट रहेगी तो इसको इस K के पास ले जाके लिख देंगे, तो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये है PbCl2 सॉलिड की कंसंट्रेशन जो कि कांस्टेंट रहेगी, और बहुत थोड़ी सी अमाउंट डिसॉल्व हो जाएगी तो Pb2 की कंसंट्रेशन और Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये K कांस्टेंट है और ये वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, तो इन दोनों कांस्टेंट को मिला दिया जाए तो यहाँ से हम एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं, और नया जो कांस्टेंट हम यहाँ पर लिखेंगे उस नए कांस्टेंट को ही क्या कहते हैं, उसी को ही हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP। तो KSP इज इक्वल टू हो जाएगा इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद जो Pb आयन बने और जो क्लोराइड आयन बने उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखिएगा इसको अगर आगे थोड़ा और सॉल्व किया जाए तो इसको हम इस तरीके से रिटर्न करेंगे कि सपोज कीजिए ये जो पानी है, इस पानी के अंदर ये जो लेड क्लोराइड है इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो S हो। इट मीन्स अगर ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है ये 1 लीटर हो, तो इस 1 लीटर में सपोज करो इसके S मोल डिसॉल्व हो गए,
एस मोल 1 लीटर में डिजोल्व हो गए, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो है एस मोल पर लीटर में। अब देखिएगा इसका जब 1 मोल डिजोल्व होगा ना, तो उससे देखो पीबी भी 1 बन रहा है, बट क्लोराइड 2 बन रहे हैं। तो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर एस मोल पर लीटर है, तो यहां से जो लेड आयन बनेंगे वो एस मोल ही बनेंगे, लेकिन जो क्लोराइड आयन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2s बनेंगे। तो अब अगर इन आयनों की कंसंट्रेशन को हम सॉल्युबिलिटी के टर्म में लिख दें, तो हमने इस PbCl2 के सॉल्युबिलिटी को S माना है ना, तो Pb आयन यहाँ S होंगे और क्लोराइड आयन यहाँ पे 2s होंगे। तो अब अगर हम इन दोनों के वैल्यू को यहाँ से रख दें, तो Pb आयनों की कंसंट्रेशन होगी S और क्लोराइड आयनों की कंसंट्रेशन होगी 2s और पावर 2। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका कितना आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे S इंटू 4s², 2 की पावर 2 भी करना पड़ेगा, इसका भी करेंगे बेटा, तो KSP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4s³। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। इस तरीके से हम किसी का भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज द कॉमन आयन इफेक्ट। ये क्या होता है, तो देखिएगा कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। तो कॉमन आयन इफेक्ट ये होता है कि अगर आपने कोई कंटेनर लिया और उस कंटेनर में अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, पहली कंडीशन देखिएगा कि आपको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डालना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट डालना है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तो ये इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनको पानी में डालने पर इनका 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। दैट मीन्स इनको अगर पानी में डालेंगे तो ये थोड़े से डिसोसिएट होते हैं, बाकी का अनडिसोसिएट रहेंगे। इट मीन्स यहाँ पे इनके डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड जो अमाउंट होती है उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। तो सपोज करो वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने कौन सा डाल दिया, एसिटिक एसिड, एक वीक एसिड है ना, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। तो एसिटिक एसिड CH3COH इसको हमने लिया और लेने के बाद इसको पानी में डाल दिया। अब जैसे इसको पानी में डालेंगे, डालते ही ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो गया है पानी के अंदर, और लेकिन पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ, जिससे इसके डिसोसिएटेड अमाउंट और अनडिसोसिएटेड अमाउंट में क्या अटेन हो गया है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। अब देखिए क्या होता है, अब अगर इसी सॉल्यूशन में ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला है, इसी सॉल्यूशन में अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं ना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब जैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे, फिर नया क्वेश्चन, सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे लेकिन कौन सा डालें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो अब यहाँ पे याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के कॉमन आयन वाला होना चाहिए। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयन देखो कौन कौन से बने, ये 2 आयन बने, तो इनमें से किसी ना किसी एक आयन कंसिस्ट करने वाला ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुम्हें डालना है। जैसे इसमें कौन सा आयन बना है, H पॉजिटिव आयन, तो अगर आपने यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl डाल दिया, तो जैसे ही इस HCl को डालोगे, तो HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसको जैसे ही पानी में डालोगे ये डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट होकर के क्या बना देगा, क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन आयन। अब ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। अब जैसे हाइड्रोजन आयन बनेगा, तो यहाँ के जो हाइड्रोजन आयन बने होंगे वो हाइड्रोजन आयन यहाँ से और यहाँ मिल जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर मिलेंगे तो ये इक्विलिब्रियम है, तो इस इक्विलिब्रियम में हाइड्रोजन आयन आकर के मिल गए। अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आयन आकर के मिलेंगे तो यहाँ पर ली चैटलायर प्रिंसिपल लग जाएगा। ली चैटलायर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपने कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया और आफ्टर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद कंसंट्रेशन को चेंज करें, टेम्परेचर को चेंज करें, प्रेशर को चेंज करें, तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर से नया इक्विलिब्रियम अटेन होगा। और नया इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो आइदर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन किसी ना किसी का रेट बढ़ जाएगा। कौन सी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, तो ली चैटलायर कहता है उस रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा जिसके द्वारा किया गया चेंज जो है वो चेंज क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। अभी देखिए जैसे ही HCl मिलाएंगे, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका था वहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में, HCl मिलाया, मिलाते ही ये पूरा डिसोसिएट हो गया, जिससे हाइड्रोजन आयन बन गए। हाइड्रोजन आयन आकर के यहाँ ऐड हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन आयन जैसे ही यहाँ पे ऐड होंगे ना, तो हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन बढ़ गई है।
तो अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, नया इक्विलिब्रियम अटेन होगा, तो किसी एक का रेट बढ़ेगा, कौन से रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, जिसके द्वारा किया गया चेंज रिड्यूज हो जाए। तो हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो गए ना, तो हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो जाए। डिक्रीज कौन से रिएक्शन से होंगे, बैकवर्ड से। तो यहाँ पर जो बैकवर्ड रिएक्शन है, उस बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बैकवर्ड का रेट जब बढ़ेगा तो ये दोनों के दोनों कंबाइंड होकर के फिर से एसिटिक एसिड बनाने लग जाएंगे, ये फिर से बन जाएगा। अब देखिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट था तो उसका डिसोसिएशन पहले से ही कम हो रहा है। अब अगर हमने उसी में ही कॉमन आयन वाला कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा ना, इसलिए इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से उसका डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा। वो दोनों के दोनों डिसोसिएटेड आयन कंबाइंड होकर फिर से एसिटिक एसिड ही बना देंगे। दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। एक और एग्जांपल से इसे समझ सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट को। कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से सुन लीजिएगा, कोई ना कोई आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। सपोज करो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये लीजिए। अब इसको जैसे ही तुम पानी में डालोगे, डालते ही वहां पर क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो जाएगा, जाते ही वहां पर क्या होगा, डिसोसिएट होगा और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा डिसोसिएट होगा नहीं, पार्शियली डिसोसिएट होगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें उसी के कॉमन आयन वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालना है। तो इसी के कॉमन आयन वाला, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, तो सपोज करो इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड मिला दें। तो अमोनियम क्लोराइड जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि ये कौन सा होता है, ये वीक होता है। उसी के कॉमन वाला हमने मिला दिया NH4Cl। अब ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो पूरा डिसोसिएट होगा, और पूरा डिसोसिएट होगा तो NH4 आयन और क्लोराइड आयन बनेंगे। अब यहाँ से जो NH4 पॉजिटिव आयन बने वो यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ मिलेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ली चैटलायर का अकॉर्डिंग इस कंसंट्रेशन को कम करना है, तो फिर से इक्विलिब्रियम कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये फिर से बन जाएगा, इसका मतलब ये दोनों आयंस कंबाइंड होकर ये बना देंगे। तो पहले ही इसका डिसोसिएशन कम हो रहा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट का पहले डिसोसिएशन कम हो रहा है, और कॉमन आयन इफेक्ट लगने के कारण इसका डिसोसिएशन और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर है कन्वर्ट द फॉलोइंग। उसके अंदर कन्वर्जन है पहले पार्ट के अंदर। किसको किस में कन्वर्ट करना है, तो फिनोल टू बेंजीन। तो फिनोल को बेंजीन में कन्वर्ट कीजिए, और ऐसे क्वेश्चन 12th में भी आते हैं। तो फिनोल का स्ट्रक्चर बनाइए, दैट इज फिनोल। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है बेंजीन में, दैट इज बेंजीन। तो क्या करना होगा, यहाँ से बस इसकी ऑक्सीजन हटा देनी है, तो ये हाइड्रोजन यहीं जुड़ जाएगा, बेंजीन बन जाएगी। और ऑक्सीजन को कौन हटाएगा, तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम क्या डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं जिंक पाउडर। ठीक है ना, तो जिंक जो होता है उसको क्या पसंद होती है, जिंक को ऑक्सीजन बहुत पसंद होती है। ठीक है ना, यहाँ से ऑक्सीजन को ले जाएगा, ZNO बना लेगा और बेंजीन बन जाएगी। इस तरीके से एक स्टेप के अंदर जो हमारा फिनोल है, उस फिनोल को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, बेंजीन में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बेंजीन को बेंजीन हेक्साक्लोराइड में कन्वर्ट कीजिए। बेंजीन जो है वो बेंजीन आपके पास में ये वाली है। बेंजीन के अंदर ये सब के सब कार्बन है, और हर एक कार्बन के ऊपर कौन जुड़ा है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है, दैट इज बेंजीन। और बेंजीन के अंदर ये 6 कार्बन हो गए, 6 ही इसमें हाइड्रोजन है। अच्छा, और बेंजीन में क्या होते हैं, ये जो सर्कल बनाया है इसका मतलब 3 होते हैं इसके अंदर डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये हमारा हो गया बेंजीन। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड में, इसका मतलब BHC में। BHC का दूसरा नाम 666 भी होता है। इसको कन्वर्ट किस में करना है, तो कन्वर्ट करना है इसके अंदर, ये 6 कार्बन हो गए हैं। ठीक है, हर एक कार्बन के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, हर एक कार्बन पे एक एक क्लोरीन जोड़ना है, और हर एक कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, उसको हटाना नहीं है, वो हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है सबके ऊपर। तो फिर चेंज क्या है, चेंज है डबल बॉन्ड। यहाँ 3 डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और यहाँ कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन भी 6 हैं, और क्लोरीन भी 6 ही जुड़े हुए, काउंट कर लेंगे।
इसलिए इसको हम 666 गैमेक्सीन या फिर लिंडेन भी कहते हैं, दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसकी रिएक्शन Cl2 से करा दीजिए सनलाइट की प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकली यहाँ से 3 Cl2 रिएक्ट कर लेते हैं और आकर के पूरी बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड को तोड़ करके जुड़ जाते हैं, तो बेंजीन जो था वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कर रहा है, ड्रॉ कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन बाय न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन से इथेन में कन्फॉर्मेशन ड्रा कीजिए। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट है आइसोमेरिज्म वाले पोर्शन का। आइसोमेरिज्म वाला जो पोर्शन है उसके अंदर हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। तो देखिए आइसोमेरिज्म जो होती है दो टाइप की होती है बेसिकली आइसोमेरिज्म। कौन कौन से दो टाइप की होती है, पहला जो होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल, और दूसरी जो होती है स्टीरियो। स्टीरियो भी दो टाइप की होती है, पहली कौन सी होती है, वो होती है कॉन्फॉर्मेशनल, और दूसरी होती है कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल फिर दो टाइप की होती है, पहली होती है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब 11th क्लास के अंदर हमें क्या करना होता है, स्ट्रक्चरल पढ़नी होती है, कॉन्फॉर्मेशनल पढ़नी होती है और ज्योमेट्रिकल। अब ये बात कॉन्फॉर्मेशनल की हुई है। कॉन्फॉर्मेशनल क्या होती है, जब कभी भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ना कार्बन कार्बन के बीच में, तो इस सिंगल बॉन्ड की इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर अगर ज्योमेट्री देखी जाए, ज्योमेट्री जो है वो कैसी होती है, वो सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर जैसा होता है, ठीक है ना, गोल होता है, सिलेंड्रिकल होती है, जिस कारण से अगर एक कार्बन को हम स्टेबल मान लें तो दूसरा जो कार्बन है ना वो इस बॉन्ड के अलोंग बहुत आसानी से रोटेट हो जाता है। और जब ये रोटेट होता है ना उससे क्या होगा, ये जो कार्बन है इसके हाइड्रोजन्स भी होते हैं और ये वाला जो कार्बन है इसके हाइड्रोजन्स भी होते हैं, और जब ये रोटेट होगा ना तो रोटेट होने से इनके जो हाइड्रोजन है ना उनकी पोजीशन में चेंज आता है, तो उसके हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स मान लें, तो अब इसके हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना वो ये रोटेट होगा तो चेंज होगी, और जब चेंज होती है तो इसी को ही हम कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और जितने भी यहाँ पॉसिबिलिटी बनेगी चेंज होकर के बनने की उनको कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स। तो अब बात जो हो रही है वो इथेन की जा रही है, तो इथेन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इथेन में तो दो ही कार्बन होते हैं और दोनों कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होते हैं, तीन तीन हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो इस सिग्मा बॉन्ड के अलोंग क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा, और रोटेशन होगा तो यहाँ पर क्या बनेंगे, कॉन्फॉर्मर्स बनेंगे। तो मेनली कितने टाइप के कॉन्फॉर्मर्स बनते हैं, तो एल्केन में 3 टाइप के आइसोमर बनते हैं। कौन से वाले, कॉन्फॉर्मेशनल वाले। कौन कौन से 3 टाइप के, एक बनता है स्टेगर्ड, एक बनता है इक्लिप्सिड, ठीक है, और तीसरा कौन सा बनता है, स्क्यू बनता है। 3 टाइप के। लेकिन अब यहाँ पर ये जो एक दूसरे, एक मिथाइल ग्रुप जिसको हमने स्टेबल माना, दूसरा वाला जो है उसको हमने मूविंग माना, तो मूविंग वाला जब रोटेट होगा ना तो बहुत सारे कॉन्फॉर्मेशन बनते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन उन सारी पॉसिबिलिटी को हमने 3 पार्ट में बांट लिया है। अब ये जो 3 पार्ट में बांटा है, इन 3 पार्ट को रिप्रेजेंट कैसे करें, तो इनको रिप्रेजेंट करने के भी 2 तरीके होते हैं। पहला, हम इनको न्यूमैन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करें और दूसरा शोहार्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करें। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में इनका जो रिप्रेजेंटेशन पूछा है वो अकॉर्डिंग टू न्यूमैन पूछा है। तो न्यूमैन ने क्या कहा, उसने कहा कि अगर आप इनके इन कॉन्फॉर्मर्स को बनाना चाहते हो ना तो आपको ये कार्बन जो है ये वाला, ये और ये कार्बन जो है ये दोनों कार्बन लिखने नहीं है और ना ये बीच का बॉन्ड लिखना है। तो आप कहोगे कि सर दोनों कार्बन नहीं लिखे, बॉन्ड भी नहीं लिखे, तो फिर कैसे पता लगेगा, तो न्यूमैन कहता है कि अगर आपको ये लिखने नहीं है बस इनको एक सर्किल से रिप्रेजेंट कर दो, सर्किल से। तो इस सर्किल के अंदर ये वाला जो है इसका सरकमफेरेंस जो होता है ये पीछे वाला जो कार्बन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और इसका ये जो सेंटर पॉइंट होता है ये इसका जो आगे वाला कार्बन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये पीछे वाला, ये आगे वाला, दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे।
अब पीछे वाला जो कार्बन है उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन आप जोड़ेंगे, तो पीछे वाला जो है उसके ऊपर और आगे वाले पर, तो आगे वाले के साथ में जो 3 हाइड्रोजन आप जोड़ेंगे उनको 120 का एंगल बना के जोड़ दीजिए, और पीछे वाले के साथ जो हाइड्रोजन जोड़ेंगे उनको जर्नली हम डैश या डॉटेड लाइन बना करके और 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। यह लीजिए इस तरीके से। अब आगे वाले को हमने रोटेट करवा दिया, आगे वाला रोटेट हो गया इस तरीके से, यह लीजिए। तो पीछे वाले के जो हाइड्रोजन है वो तो एज इट इज जुड़े रहेंगे जहां पर थे, उनको तो हमने रोटेट कराया ही नहीं है, 120 एंगल बना के जुड़े। लेकिन आगे वाले के जो हाइड्रोजन है वो रोटेट होकर के जुड़ गए, तो देखिएगा वो हाइड्रोजन ऐसा हो सकता है कि पीछे वालों के एकदम बीचों बीच में आ जाए। तो एक अरेंजमेंट ये बनता है, एक ये बनता है। अब इसमें हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होते हैं, और सीध में होने से क्या होता है, इनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, और डिस्टेंस कम होने से इनके बीच रिपल्शन जो लगता है वो ज्यादा लगता है, और रिपल्शन ज्यादा होने से इनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। रिपल्शन ज्यादा लगता है, एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, जिससे इस वाले की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। और ये वाला जो हमने कॉन्फॉर्मर बनाया हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इक्लिप्सिड, इक्लिप्सिड। और ये वाला जो है इसमें हाइड्रोजन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, जिससे यहाँ जो रिपल्शन है वो रिपल्शन कैसा लगता है, कम लगता है, जिससे इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी भी कैसी होती है, कम होती है, और स्टेबिलिटी जो है वो कैसी होती है, इसकी हाई होती है। और ये वाला जो कॉन्फॉर्मर बना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टैगर्ड, दैट इज स्टैगर्ड। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल सीध में, यहाँ हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल बीच में, और इनके अलावा जो और पॉसिबिलिटी बनती है जिसमें हाइड्रोजन को हम बिल्कुल ना सीध में रखेंगे और ना बीच में रखेंगे, इनके अलावा जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है उन सब पॉसिबिलिटीज को मिला करके क्या कहते हैं, उन सबको मिला करके कहते हैं स्क्यू। ये सब के सब स्क्यू कॉन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। तो क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन ने देखिएगा क्या पूछा है, क्वेश्चन ने देखते हैं क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में। कॉन्फॉर्मेशन पूछा है, न्यूमैन प्रोजेक्शन इथेन, तो इथेन के अंदर आपको कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म करानी है, कॉन्फॉर्मेशनल को उसके कॉन्फॉर्मर्स बनाने हैं, उसका स्क्यू भी बनाना है, उसका स्टैगर्ड भी बनाना है, और उसका इक्लिप्सिड भी बनाना है, ठीक है ना। बट किसके अकॉर्डिंग उनका फोटो छापना है, न्यूमैन के अकॉर्डिंग उसका फोटो छापना है। ओके, तो आज के अभी इस लेक्चर में इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।